प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट के हालात कोई खास अच्छे नहीं हैं, बट हाँ एटलीस्ट ये है कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आया है ना। पिछले कुछ दिनों से ना 2% 3% उस तरह का भी गिरावट हमने देखा है, तो एटलीस्ट उस मामले में परफॉर्मेंस ठीक ठाक माना जाएगा। थोड़ा बहुत गिरावट आया है, एटलीस्ट जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें तब तक का ही मैं बता रहा हूँ। क्लोजिंग में देखना होगा क्या होता है। तो इस वीडियो में मोस्टली ये 3 पार्ट्स मैं कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 मार्केट अपडेट से स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 ट्रेडिंग रिलेटेड आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं ना, मतलब काफ़ी लोग हैं जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इन दोनों का डिफरेंस बताऊँगा ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा हो सकता है। नंबर 3 मैं शार्प रेशियो को कवर करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो शार्प रेशियो के बारे में बिल्कुल आपको जानना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड का जब आप रिटर्न चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे ये भी जानना चाहिए कि भाई रिटर्न तो जनरेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए वो फंड कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है, यही हमें पता चलता है शार्प रेशियो से। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देख लेते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के हालात क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सभी जगह आपको थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। तो कोई खास परफॉर्मेंस आज रहा नहीं है मार्केट्स का। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स देख लेते हैं कि बाहर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ आज ना, जिसके कारण ये गिरावट आया है। तो बाहर मतलब ज़्यादातर फ्लैट ही देखेंगे ना। ऑस्ट्रेलिया का मार्केट थोड़ा सा गिरा हुआ है, जापान का मार्केट थोड़ा ऊपर है, हांगकांग का मार्केट पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, ह्यूज रिटर्न्स। आज भी देखिए 3% से भी ज़्यादा सिंगल डे में ऊपर गया है। और चाइना का मार्केट भी ऊपर है आज, तो यहाँ पे तो थोड़ा पॉजिटिविटी है। उसके बाद यूएस देखेंगे तो यूएस थोड़ा गिरा हुआ था ना, इसीलिए आईटी के स्टॉक्स को देखेंगे आज तो थोड़ा प्रेशर वहाँ पे बना हुआ है। और प्री मार्केट मोस्टली इनका फ्लैट है ना, कभी थोड़ा नीचे जाता है, कभी थोड़ा ऊपर जाता है यूएस का। और 10 ईयर जीसेक वही सेम 4.5 के आसपास है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। गोल्ड तो ठीक है, मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जा रहा है, लेकिन अगर ट्रेजेक्ट्री देखें तो ऊपर ही है अभी भी। 3000 लेट्स सी कब क्रॉस करता है, लोग उसी का वेट कर रहे हैं। और ऑयल वही 76 के आसपास है, ठीक है। तो मतलब मेजर मार्केट्स में सिर्फ आपको हांगकांग का मार्केट ही दिखेगा जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है, और चाइना का मार्केट का परफॉर्मेंस भी ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी है, और कहीं कोई जगह कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आज का टॉपिक मैंने लिखा है ना कि शेयर बाजार का असली खेल अभी बाकी है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह का टॉपिक डेली बनाया जा सकता है। हाँ, डेली इस तरह का थंबनेल वो इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि स्टॉक मार्केट का तो डेली अप डाउन है ना। तो मतलब खेल बाकी है, ये खेल बाकी, हमेशा खेल बाकी रहेगा। 10 साल के बाद भी खेल बाकी रहेगा, 20 साल के बाद भी खेल बाकी रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखिए, इन चक्रों में ज़्यादा ना पड़े कि अभी खेल बाकी है, यूएस डूब जाएगा तो हमारा मार्केट डूब जाएगा, वहाँ पे ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। ये सब चलता रहता है। वर्ल्ड वार भी मार्केट्स ने देखा, रिकवरी किया। उसके बाद 2000 का क्राइसिस भी देखा, उसको भी वहाँ से भी रिकवर किया। 2008 का क्राइसिस देखा, वहाँ से भी रिकवर किया। कोविड भी देख लिया, उससे भी रिकवर कर गया। कोविड में तो लग रहा था पूरा दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा, उससे भी तुरंत रिकवर कर गया। अब ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो मोस्टली आने वाले महीनों में ये भी रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, हमें सिर्फ वही देखना है जो कि हमेशा मैं बताता हूँ कि भाई फ्यूचर में पॉजिटिविटी लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिविटी के लिए इकोनॉमी बिल्कुल सही बात है ना। सेकंड क्वार्टर गिरा, अब तो देखिए जीडीपी का आने वाला 28 फरवरी को आ जाएगा जीडीपी का नंबर्स, Q3 का माना जा रहा है अबाउट 6.3% के आसपास। तो कहाँ 8.2 आया करता था, अब 6% के आसपास आ गए हैं। तो ये बात सही है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले हम बुरी तरह से गिरे हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर का अगर आप परफॉर्मेंस देखें जहाँ कि 5.4% चला गया, तो वहाँ से इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट ऐसा ही देखता है, ठीक है। और प्लस परफॉर्मेंस गिरा है इसलिए स्टॉक मार्केट में गिरा है ना, तो अब स्टॉक मार्केट न्यू नॉर्मल के हिसाब से चलेगा कि भाई 8.2% पे इस तरह का रिटर्न आ रहा था, अब तुम्हारा 6.4% का जीडीपी ग्रोथ के अनुसार अब इस तरह का रिटर्न आएगा, न्यू नॉर्मल। स्टॉक मार्केट एडजस्ट कर लेता है ना, वहाँ पर तो वही एडजस्टमेंट है, इसीलिए मार्केट इतना ज़्यादा गिरा है,
ठीक है। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो आ रहा है भाई, सेकंड क्वार्टर के मुकाबले थर्ड क्वार्टर में ज़्यादातर पैरामीटर्स देखेंगे तो इम्प्रूव कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 28 फरवरी को और नेक्स्ट फाइनेंशियल भी देखें ना तो 6.4-6.5% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ दिख रहा है, और मोस्टली शॉर्ट टर्म में इसी तरह का ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, फिर वही है कि भाई वर्ल्ड में दूसरे इकोनॉमीज़ के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा है ना, उनका तो मतलब 4-5% भी मुश्किल है। कहीं नहीं लग रहा है कि कोई 5% भी, आप मेजर इकोनॉमीज़ की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कहीं भी नहीं है। उसमें 6+ का ग्रोथ पहले के मुकाबले डाउन है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली देखेंगे तो कोई खास बुरा नहीं, अच्छा चल रहा है यहाँ पे, उसको इस तरह से देखें। और जो गिरा है स्टॉक मार्केट, ऑलरेडी मार्केट वहाँ पे एडजस्ट कर चुका है। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट है ना, देखिए FIAs अभी बेच रहे हैं लार्ज कैप में, वही सेम मैंने जो बोला ना 4-5%, बिल्कुल वो कभी भी गिर सकता है, उसके लिए हेडेक लेने की बात है नहीं, मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे जैसे गिर रहा है अभी फेयरली वैल्यूड से धीरे धीरे ये अंडर वैल्यूड हो रहा है। तो उसके बाद एक बार थोड़ा और अगर गिर जाता है FIIs भी वापस आएंगे, उन्हें भी रिटर्न से मतलब है। जब मार्केट अंडर वैल्यूड हो जाएगा तब तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल मतलब बनता है किसी के लिए भी, ठीक है। तो वो भी वापस आएंगे वहाँ पे, मतलब 1-2-3 महीने का हेडेक, लेट्स सी एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये मान कर चले, मैं तो बोल भी रहा हूँ ना, फरवरी मार्च मोस्टली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से चीज़ें थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए। उसके बाद मिड कैप लार्ज कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है। कल भी मैंने बताया कि भाई वहाँ तो 10% के आसपास भी अगर गिर जाए तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि भाई इस तरह का गिरावट आएगा तो मैं झेल जाऊँगा, क्योंकि वैल्यूएशंस वहाँ अभी भी ज़्यादा है। देखिए, मैं ये जो कुछ भी बोलता हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं कि हो ही जाएगा, ठीक है, ये तो आपको भी पता है ना, मैंने कई बार आप लोग को बताया। बट हाँ, जिस तरह के मार्केट कंडीशंस है, जिस तरह का वैल्यूएशन, उसको देख कर मैं एक कमेंट करता हूँ। तो मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक कवर कर लेते हैं ना, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। इससे भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि फ़िलहाल मार्केट में चल क्या रहा है और किस तरह का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, एक तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो टेक्निकल एनालिसिस, मतलब शॉर्ट टर्म में आपको अमीर बनना है, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग के लिए जाएंगे ना, कुछ सेकेंड का, कुछ मिनट का, कुछ घंटों का इन्वेस्टमेंट, उसमें ही आप सोचेंगे कि मैं रिटर्न जनरेट कर लूँ, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म में मुझे अमीर बनना है, मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ, ठीक है। 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर्स का मेरे पास टाइम है, तो मैं लॉन्ग टर्म में अमीर बनना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह का एक बेसिक डिफरेंस तो ये हुआ। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में आप सबसे पहले इकनॉमी देखते हैं, मतलब जो भी मैं डेली आकर ये आपको बताता हूँ ना, वो फंडामेंटल एनालिसिस ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इकनॉमी देखते हैं कि भाई इकनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। उसके बाद जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसके इंडस्ट्री या सेक्टर को देखेंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। उसके बाद स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप पास्ट और फ्यूचर दोनों देखते हैं कि भाई पास्ट में परफॉर्मेंस इस तरह का आया किसी भी स्टॉक का, तो उससे कंफर्ट मिलता है कि नहीं अभी तक तो अच्छा है। लेकिन स्टॉक मार्केट पास्ट से तो ज़्यादा लेना देना नहीं, वो तो फ्यूचर देख के मूव करेगा ना, तो पास्ट से ऑफकोर्स आपको कंफर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर, आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, जो भी डिटेल्स अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे कि भाई इंडियन इकोनॉमी, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर किस तरह का ग्रोथ आएगा, उसके बाद किस तरह का ग्रोथ आएगा, फ्यूचर कि भाई कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे रहेंगे, या जिस सेक्टर या स्टॉक, जिस सेक्टर में मैं इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा हूँ, उस सेक्टर का परफॉर्मेंस आने वाले फ्यूचर में कैसा रहेगा, जिस स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका परफॉर्मेंस आने वाले समय में कैसा रहेगा। तो यहाँ पे ये सब आप देखेंगे। और इसके ऑफकोर्स स्टॉक जैसे आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लोज, ROE, EPS ग्रोथ, पास्ट में कैसा रहा है और फ्यूचर में कैसा आ सकता है। यहाँ पे दोनों आप देखते हैं, ठीक है, सिर्फ पास्ट नहीं देखते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचर पे चलता है। तो यहाँ पे आप दोनों, मतलब एक पास्ट का तो डेटा ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, फ्यूचर आप प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन कंप्लीट डिटेल्स के आधार पे आप किसी डिसीजन पे पहुँचेंगे। ये हुआ फंडामेंटल एनालिसिस। तो मैं जो भी इस यूट्यूब चैनल पर बात करता हूँ वो फंडामेंटल एनालिसिस का बात होता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है कि भाई शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे नहीं पता है ना, मतलब यहाँ इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला, पता चला US में कुछ हो गया, बहुत बड़ा इवेंट हो गया, ठीक है। आपका इकोनॉमिक कितना भी अच्छा हो, कंपनीज का परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो, कोई बड़ा इवेंट बाहर हो गया खासकर US में, तो इंडियन मार्केट भी धड़ाम से गिर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, लॉन्ग टर्म देखते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में आपके इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा और कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हुआ लॉन्ग टर्म। और टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि देखिए यहाँ पे
इकोनॉमी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तुम 0% से ग्रो करो, 5% से ग्रो करो, 10%, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। किस सेक्टर की कंपनी है, इंडस्ट्री की कंपनी, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आईटी हो, बैंकिंग हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है भाई, मुझे माफ़ करो, मुझे सब जानना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक का क्वालिटी, भाई ये सब डिस्कशन ही नहीं करना है, टेक्निकल एनालिसिस, मुझे इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तुम 10% का प्रॉफिट ग्रोथ कर रहे हो कि -10% का प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ लेना देना नहीं है। कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो भी फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या देखा जाता है? तो इसमें देखा जाता है कि पास्ट में जैसे किसी स्टॉक के लिए आप जा रहे हैं, तो स्टॉक का पास्ट में मूवमेंट कैसा आया है, ठीक है। उसी तरह से उसका वॉल्यूम का मूवमेंट कैसा है। ये दो चीज़ मोस्टली प्राइस के मूवमेंट पे, पास्ट के प्राइस के मूवमेंट पे यहाँ पे फ्यूचर का पता लगाया जाता है। भाई इस स्टॉक का इसीलिए चार्ट होता है ना, चार्ट और पैटर्न होता है ना, ऊपर नीचे आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में यही दिखाते रहते हैं ना, ऊपर नीचे, और लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, उसी कारण उनके वीडियोज़ में व्यूज़ भी बहुत आता है। तो यही होता है कि भाई चार्ट और पैटर्न है, वो प्राइस का मूवमेंट ना, पहले प्राइस का मूवमेंट ऐसा रहा, फ्यूचर में ऐसा होगा, ये सब है टेक्निकल एनालिसिस। शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट्स का, कुछ घंटों का। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, मतलब ये आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। देखिए, अच्छा खराब के चक्कर मैंने हमेशा बोला पढ़ना नहीं है, आपको देखना है कि भाई आपको क्या सही लगता है। पैसा तो आपका है, हार्ड एंड मनी आपका है, तो डिसीजन भी आपका होगा, ठीक है। तो ये है। और यहाँ पे देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो बोलते हैं ना, फंडामेंटल्स में वही इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं कि भाई किस तरह का वैल्यूएशन है, इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह, उसके आधार पे। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ नहीं, सिर्फ प्राइस देखते हैं और कुछ हद तक वॉल्यूम देखते हैं कि पहले वॉल्यूम किस तरह का रहा, अभी वॉल्यूम किस तरह का चल रहा है, या फ्यूचर में किस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो पर्सनली मैं टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल नहीं जाता हूँ, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ, मेरा 100% फंडामेंटल होता है। क्योंकि यूट्यूब चैनल में भी आपने देखा ना, कभी मैं ये सब बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि पास्ट का 100% पास्ट के डेटा पे फ्यूचर को डिसाइड कर पाना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर पास्ट के डेटा पे 100% फ्यूचर को कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है ना, फ्यूचर बिल्कुल अलग है तो इसीलिए, और देखिए शॉर्ट टर्म में जैसा मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे इवेंट्स है, ठीक है, आपका चार्ट का पैटर्न ऐसा दिख रहा है, प्राइस का पैटर्न ऐसा दिख रहा है, आपने बोला कि आज ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन वही इवेंट है ना, इंडिया में ही कुछ इवेंट हो गया, बाहर कुछ इवेंट हो गया, तुरंत वो रिएक्ट करेगा, ठीक है ऊपर जाने वाला था लेकिन पूरा नीचे चला आएगा, ठीक है ना। तो ये है शॉर्ट टर्म में। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगेन सही बात है, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वही होता है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, इकोनॉमी का कैसा परफॉर्मेंस है। और स्टॉक मार्केट ना -10-20% गिर गया, फिर 10-20% ऊपर चला गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर गिर गया, लेकिन अगर वही जैसे 7 ईयर्स 10 ईयर्स इस तरह का एवरेज देखेंगे ना मार्केट का, तो वहाँ पे आपको रिटर्न्स ठीक ठाक हो जाते हैं एवरेज आउट करके, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि भाई शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, प्योर लक है अगर किस्मत अच्छा है तब तो सही बात है, शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न आ जाए, किस्मत अच्छा नहीं है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ ना कि अगर मतलब भगवान की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है, आपको लगता है कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है, तब तो सही बात है भाई, ट्रेडिंग में भी आप बहुत पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत होगा ही ना, जो भी आप डिसाइड करेंगे, जो करेंगे वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो वो है। और इस तरह का अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाए, मेरा थॉट प्रोसेस है, ऑफ कोर्स ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हुआ तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो वही फंडामेंटल लॉन्ग टर्म का है और टेक्निकल शॉर्ट टर्म का है। ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग हो गया, FNO हो गया, ये सब बहुत 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 ज़्यादा रिस्की है। तो बेसिस योर कंफर्ट यू कैन डिसाइड आपको क्या करना है। उसके बाद शार्प रेशियो के बारे में मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो रिटर्न्स चेक करते हैं, पास्ट रिटर्न्स, कि भाई किस तरह का रिटर्न आया, क्योंकि उसे कंफर्ट मिलता है कि भाई अभी तक तो परफॉर्मेंस अच्छा है, आने वाले समय में उससे कॉन्फिडेंस की शायद और परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर पाएगा, या क्योंकि लास्ट 5 ईयर 10 ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ये फंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम रिटर्न्स देखते हैं ना, तो वहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि भाई ठीक है रिटर्न तो इसने जनरेट किया है, लेकिन ये रिटर्न जनरेट करने के लिए रिस्क कितना ले रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी के लिए हम शार्प रेशियो चेक करते हैं। तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न
माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो रिटर्न मीन्स जैसे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो भाई म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न आया, लाइक लास्ट 3 ईयर्स में म्यूचुअल फंड का कितना रिटर्न है, या लास्ट 1 ईयर में म्यूचुअल फंड का कितना रिटर्न है, वो हो गया रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न। रिस्क फ्री रेट का मतलब ऐसा रेट जहाँ पे रिस्क ना हो। ठीक है, तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ना, 10 ईयर का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर 91 डेज़ का टी बिल, वहाँ पे तो रिस्क नहीं गवर्नमेंट का है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स जनरली वो यूज़ करते हैं रिस्क फ्री रेट के लिए ओवरनाइट MIBOR, माइबोर इसको बोलते हैं, मुंबई इंटर बैंक ओवरनाइट रेट। तो यहाँ पे ओवरनाइट रेट का मतलब ये हुआ कि जो कमर्शियल बैंक्स है ना, वो ओवरनाइट लेंडिंग जो भी करते हैं एक दूसरे को, उसी रेट को बोलते हैं। तो ऑफकोर्स ओवरनाइट का रेट है, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है, तो उसी को वो रिस्क फ्री रेट के लिए यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये हुआ कि जो एवरेज रिटर्न्स है उससे जो फ्लक्चुएशन है वो कितना आ रहा है। मान लीजिए एवरेज रिटर्न है 10% का किसी फंड का, तो एक साल में उस एवरेज रिटर्न से वो जो फंड का रिटर्न है वो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है ना। मतलब मान लीजिए एक साल का एवरेज निकालते हैं तो 10% का रिटर्न है, लेकिन बीच बीच में वो 20% भी जा रहा है और कभी कभी वो -10% या -20% भी जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि स्टॉक मार्केट है ना, इक्विटी में तो रिटर्न्स ऊपर नीचे करेगा, डेली बेसिस पे चेंज करता है, तो उसी का एवरेज के मुकाबले ऊपर कितना जा रहा है और नीचे कितना जा रहा है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन, वोलेटिलिटी हम चेक करते हैं। इसी से रिस्क पता चलता है कि भाई फंड कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। मतलब मान लीजिए किसी का एवरेज रिटर्न है 10%, तो ना उसका डिविएशन ज़्यादा नहीं है, ऊपर जा रहा है तो 12-13% के आसपास, नीचे भी जा रहा है तो 1-2% या 3-4% का ही ऊपर नीचे, तो उसको माना जाएगा कि भाई वोलेटिलिटी बहुत कम है, रिस्क कम है, अच्छा फंड है। क्योंकि अच्छा फंड का मतलब यही होता है कि रिस्क थोड़ा कम हो। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल फंड होगा ऑफकोर्स वहाँ पर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे, तो ऐसे इन्वेस्टर जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते ऑफकोर्स उस तरह के फंड में उन्हें डर लगेगा ना, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह के इन्वेस्टर्स को वैसे फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ गया पोर्टफोलियो रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। यहाँ पे ऑफकोर्स ये क्वेश्चन आएगा कि भाई ये शार्प रेशियो चेक कहाँ से करेंगे, डिटेल कहाँ मिलेगा। तो हमेशा सेम चीज़ मैं आपको बताता हूँ, म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से लेटेस्ट फैक्ट शीट चेक करें। जैसे अभी फरवरी मंथ चल रहा है ना, तो आपको जैन का डेटा वहाँ मिल जाएगा, जैन का फैक्ट शीट, तो उसमें एज ऑन 31 जैन 2025 का डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारे म्यूचुअल फंड स्कीम, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सभी स्कीम्स का डिटेल्स मिल जाएगा। तो जिस भी फंड का आप डिटेल चेक करना चाहते हो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको शार्प रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो शार्प रेशियो से आपको आइडिया मिलेगा। शार्प रेशियो को स्टैंड अलोन ना देखें, क्योंकि रेशियो है ना, तो इसको अच्छा यही होगा कि आप हमेशा कंपेयर करें। जैसे लार्ज कैप के फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं मान लीजिए, तो वहाँ पे 3-4 फंड्स को आपने शॉर्टलिस्ट किया कि ये अच्छे फंड्स हैं, तो उसका आप शार्प रेशियो कंपेयर करें, तो उससे आपको पता चलेगा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है। मतलब सिंपल कि भाई जो भी रिटर्न जनरेट कर रहा है उसके लिए कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में भी आपको शार्प रेशियो मिल जाएगा। आप सिर्फ स्कीम का नाम गूगल पे टाइप करें ना, उसका 2-3 वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे ऊपर वाले अच्छे क्वालिटी के, वहाँ पे जाए, वहाँ भी आपको शार्प रेशियो मिल जाएगा। कंपेयर कर लें आपस में कि भाई मिड कैप या स्मॉल कैप जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ के टॉप 2-3 फंड्स को आप सेलेक्ट करें, उसका शार्प रेशियो चेक करें, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर स्टैंड अलोन अगर आप पूछेंगे कि नहीं स्टैंड अलोन बताओ रफली आपके किस तरह का डेटा आना चाहिए, तो देखिए अगर 0.5 से भी नीचे है शार्प रेशियो तब तो अच्छा नहीं माना जाएगा। 0.5 से 1% के आसपास है तो एवरेज बोलेंगे, चलो ठीक है एवरेज परफॉर्मेंस है। 1 to 2 के बीच में है तो उसे गुड बोलेंगे कि नहीं परफॉर्मेंस अच्छा है फंड का। ठीक है, और 2 से 3 के रेंज में चला गया तब तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, उसे बोलेंगे वेरी गुड। और 3 से भी ऊपर जो कि जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी का है तो उसे बोलेंगे एक्सीलेंट, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आई होप आपको शार्प रेशियो समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियोस में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के और भी फंडामेंटल रिलेटेड टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। ऑफ कोर्स आप भी अगर किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आने वाले वीडियोस में ट्राई करूंगा उसे आंसर करने का। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।